हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर शब्दावली की अपनी दूसरी क्लास में। आप यदि RSCAT का एग्जाम कर रहे हैं तभी हो सकता है कि ये क्लास देख रहे हो। इसके अलावा आपके कोई साथी हैं या आप ही राजस्थान पुलिस हो, चाहे LDC UTC की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पटवार की तैयारी आप कर रहे हैं, ग्राम सेवक की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां भी कंप्यूटर आपका सिलेबस का एक हिस्सा है तो जरूर ही ये क्लासें आपको फायदा पहुंचाने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। जो लास्ट शब्द देखा था हमने कल, बिग डाटा, और उसके बाद से नेक्स्ट जो वर्ड है अपने सामने वो है बिटकॉइन। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या है बिटकॉइन, समझते हैं, देखते हैं। तो बिटकॉइन वैसे शब्द से समझने का तरीका मैंने बताया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नॉर्मली पढ़ते हैं, रटते हैं तो याद नहीं होती, तो उसको शब्द से समझते हैं। जैसे कोइन शब्द आपने सुना होगा जरूर ही। कोइन का मतलब होता है सिक्का। तो सिक्का, और इधर शब्द आ गया अपना बिट, जो कि इसकी सबसे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। फिर 8 बिट होती है तो 1 बाइट होती है, ऐसा हमने पढ़ा था कल, या यानी कि लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर बिटकॉइन का मतलब एक ये आभासी मुद्रा है, और आभासी मुद्रा को वर्चुअल करेंसी भी अपन कहते हैं। इसका यूज आपको करना है कुछ खरीदने में, या आप किसी को भुगतान करना चाहते हैं, तो ये जो भुगतान की या यूज की प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ये एक तरीके से क्रिप्टोग्राफी किससे समझी था, तो बिटकॉइन से समझी था। या बिटकॉइन क्या है, तो आभासी मुद्रा है या वर्चुअल करेंसी है, करेंसी यानी मुद्रा। और ये जो यूज है इसका, या जो मतलब एक तरीके से लेन देन है, उसको क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। और इसमें क्रिप्टो शब्द है, उसके साथ भी करेंसी लगाकर अपन बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। तो एक शब्द आपका क्लियर हुआ होगा, बिटकॉइन क्या है। आजकल अखबार में काफी ज्यादा चर्चा में है, और ऐसा कहा जाता है कि पहले बहुत समय पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदे थे वो 1000 गुना हो गया, ऐसा ऐसा ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिला के और कहीं से भी जानकारी हो तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके से वर्चुअल करेंसी है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, या जैसे कोई नोट है तो अपन उसको हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं। बिटकॉइन कॉइन है, सिक्का है, लेकिन इसको आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर की तरह ये मतलब। फिर दूसरा शब्द है बिट मैप। तो इसमें 0 और 1 के रूप में हमने बाइनरी पढ़ा था। बाइनरी जो इसकी मतलब बेस कह सकते हैं, जिसमें सूचनाएं या जो डाटा है वो 0 और 1 के रूप में सेव रहते हैं। और जो 0 और 1 के रूप में सेव रहते हैं उसको अपन बिट के रूप में मानते हैं। अब इनका जो मैप बनता है एक, उसको बिट मैप कहते हैं। बस इतना का आपको ध्यान रखना है। फिर बिट टोरेंट है। बिट टोरेंट का मतलब हो गया कि ये टोरेंट क्लाइंट है, जिसके माध्यम से आप आसानी से टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ये समझ सकते हैं आप, एक तरीके से एक माध्यम हो गया ये। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की तरह एक सॉफ्टवेयर हो गया, और जो टोरेंट फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के काम आता है। डाउनलोड और अपलोड शब्द अगर समझ में आ रहा है तो बिट टोरेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्या काम आता है, तो जो टोरेंट फाइल्स हैं उनको डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड का मतलब होता है, डाउनलोड और अपलोड भी समझ लेंगे, वैसे आपको आता है, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं। एक जो मुख्य जो कह सकते हैं उसको सर्वर है या सेंटर है, डाटा सेंटर है, उस कंप्यूटर में या वहां पर बहुत सारे ऐसे अनेक कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनमें कोई मतलब कोई फाइल है, PDF फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी ऑडियो हो सकता है, उसको आप अपने मोबाइल या कह सकते हैं कि आपके अपने कंप्यूटर में अगर आप उसको सेव कर रहे हैं तो हो गया डाउनलोड। और कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसी कोई भी सामग्री है, PDF फाइल वगैरह है, उसको आप अगर उस सर्वर पर भेज रहे हैं तो उसको कहेंगे अपलोड। जैसे अभी ये वीडियो तैयार हो रहा है, इसके बाद में यूट्यूब पर इसको अपलोड करने वाला हूँ। बाद में बाई चांस जैसे आपके नेटवर्क की कोई समस्या रहती है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव रख कर बाद में देख सकते हैं, ऐसी बातें हैं। फिर ये शब्द है ब्लॉग। तो ब्लॉग बेसिकली कल परसों जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें भी ये शब्द आया था, और बात कर रहे थे अपन ब्लॉग के बारे में। तो सीधा समझाऊं, अगर सीधी भाषा में अपन बात करें तो ब्लॉग का मतलब एक ये कह सकते हैं अपन, जैसे आप अपनी कभी आपने डायरी लिखी होगी या कोई भी आपने नोटबुक वगैरह है, आपको कोई जानकारी है, वो जानकारी आपने नोट की होगी, ऐसे कैसे आप इंटरनेट के ऊपर भी जाकर कोई एक वेबसाइट या अपना ब्लॉग बनाकर वहां पर अपनी कोई ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी है उसको लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। एक हमने इससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ा था, वहां पर यही है कि आप कोई इंपोर्टेंट जानकारी आप अगर अपलोड कर रहे हैं तो उस जानकारी के साथ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप लगा मतलब आप उनको अनुमति देते हैं और एडवर्टाइजमेंट लगा दिए जाते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाता है, और जो जानकारी है पढ़ने वाले उनका जानकारी भी मिल जाती है, और जो कंपनियां हैं उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, उनको वहां से कुछ जानकारी मिलती है और उसके आधार पर वो एक्शन लेते हैं।
तो ऐसी ऐसी बातें हैं। इसमें जो डिटेल दे रखी है थ्योरी वो भी देख लेते हैं। ये वेबलॉग शब्द का एक संक्षिप्त रूप है। वेबलॉग, ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ये ब्लॉग को ही शॉर्ट करके वेबलॉग मतलब शब्द बोलने लग गए अपन। ये क्या है भाई? ऑनलाइन पर्सनल डायरी है, जहां आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1997 में अमेरिका में किया गया था। ये आपको याद नहीं रखना है, कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 2000 से थोड़ा पहले, यानी आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। हिंदी भाषा में ब्लॉग को चिट्ठा कहा जाता है, तो इसकी भी कहीं आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली सभी जगह ब्लॉग शब्द यूज होता है। और बात यही है, जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं ना, कंप्यूटर शब्दावली है। अब आपको, आपने जैसे आज 15 शब्द पढ़े आपने, और कहीं 15 शब्द आप मतलब पढ़ रहे थे नेट के ऊपर जाकर या कहीं पर भी, तो 15 शब्द किसी ने आके वहां लिखे भी तो होंगे ना पहले, तो एक तरीके से वो उसका ब्लॉग हो गया। आगे फिर जो ब्लॉग लिख रहा है उसको ब्लॉगर कहेंगे आप, है ना। या चिट्ठाकार तो अंग्रेजी शब्द ही काम में लेना है, आजकल हिंदी शब्द तो बहुत कम यूज होते हैं, तो आप ब्लॉगर यानी कि ब्लॉग लिखने वाला याद रख लेंगे। और ये जो काम है, ये जो पोस्ट की जा रही है, ये प्रक्रिया कहलाती है ब्लॉगिंग। जैसे सिंग, सिंग यानी होता है गाना, है ना। और फिर जैसे आप मतलब नहीं, मैं थोड़ा गलत बता गया आपको। सिंग यानी क्रिया के रूप में सिंग यानी गाना होगा। बाकी अगर इसके साथ आप आईएनजी लगा देते हैं, सिंगिंग, जैसे ये ब्लॉगिंग है वैसे के वैसे ही। तो ये शब्द आया कहाँ से है? देखो, एक शब्द आता है सिंगर, जैसे यहाँ ब्लॉगर है, और एक आता है सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना। तो ऐसी ऐसी दो तीन कुल मिला के चीजें हैं, जैसे वहां शब्द बनते हैं वैसे के वैसे ये ब्लॉग, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग। फिर आगे शब्द है ब्लू रे डिस्क। तो सीडी और डीवीडी के बाद डेटा स्टोर करने के लिए जो एक डिस्क बना था उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। BRD भी आ जाए बाई चांस कभी तो भी ठीक है। अब इसके बारे में जो खास बात है वो यही है कि जो ब्लू रे डिस्क है उसका डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मतलब 50 गीगाबाइट तक उसमें आप सेव कर सकते हैं ब्लू रे डिस्क। RSCIT, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम जो कंपटीशन वाला है, उसमें ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी पूछी जा सकती है आपसे कि उसका जो कैपेसिटी है, डाटा स्टोर करने का जो पावर है वो कितना है, तो 50 गीगाबाइट है। अच्छे से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है शब्द ब्लूटूथ। आपने जरूरी ये सुना होगा, जब नए नए आपने पहली बार मोबाइल के बारे में ये जानकारी की होगी तब इसके बारे में जरूर सुना होगा। आजकल अपने पास वाईफाई है और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं। उसके बाद मतलब क्या कहें, आजकल तो वैसे कोई एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करने जैसी स्थितियां रही नहीं है, और एक व्यक्ति ऑनलाइन डायरेक्ट ही नेट से अपलोड करता है, डाउनलोड करता है। यहाँ ब्लूटूथ का मतलब आप समझ लेंगे ऐसे, ये लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। वायरलेस तकनीक है। पहली बात तो वायरलेस शब्द आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से वॉइस और डेटा के आदान प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। कोई ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, केवल ये कह रखा है कि ये वायरलेस तकनीक है। आपने भी कभी इस्तेमाल किया होगा मोबाइल वगैरह में, जब आप वो मेन्यू देखते हैं तो उसमें एक जगह ऑप्शन रहता है ब्लूटूथ, और दो मोबाइल अगर ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो आप फोटो वगैरह या छोटा मोटा कोई ऐसी फाइल है, ऑडियो फाइल है, तो वो वीडियो फाइल है, तो वो भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, वो ब्लूटूथ है। अगला शब्द है बुकमार्क। तो बुकमार्क वेबसाइट के वह लिंक्स हैं जो वेब ब्राउजर में सेव कर लिए जाते हैं, और कभी बुकमार्क पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वेब पेज पर सीधे जा सकते हैं। तो इसको भी अपन शब्द से ही समझते हैं, बुकमार्क। तो कभी आपने किताब जरूरी देखी है, कभी बोल रहा हूँ मैं गलत है वो। और मार्क का मतलब निशान बनाना। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी आप पढ़ रहे हैं और बाई चांस में कोई महत्वपूर्ण है, जैसे मैं भी यहाँ निशान बनाते जा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लिखा हुआ है, आपने जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ निशान बना दिया, जैसे रोबोट है तो इसको स्पेशली कैटेगराइज कर दिया है, मेरे पास एक फैसिलिटी और है निशान बनाने की, ये इस तरह से। तो जिस शब्द के साथ ये यूज किया गया है वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो बुक मार्क है। इसी तरह आप कंप्यूटर में जब नेट पर कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऐसी वेबसाइट थी या कोई ऐसा वेब ब्लॉग वगैरह आप पढ़ रहे थे और आप चाहते हैं कि उसको मैं बाद में वापस से आकर पढ़ना चाहूंगा, जैसे आप आज भी आपने टारगेट बना रखा था मोबाइल यूज आपको 30 मिनट ही करना है, 30 मिनट हो गए तो ये अब कल देखेंगे आप, तो उस समय आप उसको एक तरीके से उस लिंक को सेव कर सकते हैं, और दूसरे दिन वापस से वहां जाने के बाद बुक मार्क जो शब्द आएगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप सीधा वहां जा सकते हैं, उसको वापस से ढूंढना नहीं पड़ेगा।
एक तरीके से निशान बना देना, ये समझ लीजिए आप। अगला शब्द है बोट। तो आपने अगर वैसे मैंने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट भी की थी सभी स्टूडेंट्स से कि आप टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम में अपना जो क्लाउड सिस्टम है आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आपका स्टोरेज भी नहीं खाता है वो, और फाइलें काफ़ी समय तक सेव रहती हैं, ऐसी सुविधा है वहाँ पर। तो ये जो बोट शब्द है वो भी ज़्यादातर यूज होता है वो टेलीग्राम में ही होता है। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से एक ये सॉफ्टवेयर है जो रोबोट की तरह काम करता है, ऑटोमेटिक, उसमें आप रिप्लाई करना है। बहुत सारे ऐसे आप टेलीग्राम में कभी मौका मिले जानना चाहो कुछ ऐसे, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो। मुझे लगता है कि प्रयास करना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं बोट के, जिसके माध्यम से कि आप कोई जैसे प्रश्नोत्तरी क्रिएट करनी है या कुछ ऐसी खास कोई फाइल है जिससे कि आपको नफरत है, वो अगर आपके मोबाइल में कोई भेज रहा है तो ऑटोमेटिक वो बोट है, जिसको अपन बोट बोलते हैं बोलने में, वो डिलीट कर देगा उसको। तो ऐसी सुविधा होती है। अब यहाँ क्या जानकारी है देख लेते हैं अपन। वेब रोबोट कहा जाता है जिन्हें, ये सॉफ्टवेयर कोडिंग का एक सेट लेआउट होता है। बोट कृत्रिम रूप से बुद्धिमान प्रोग्राम है, इन्हें आप अपनी सहूलियत के लिए डिजाइन कर, मतलब आपकी सहूलियत के लिए डिजाइन किया गया है, और आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार का काम ये बोट है वो ऑटोमेटिक वहां पर कर सकते हैं, ऐसी इनकी क्षमता होती है। और बोट में भी कई प्रकार की बोट है, जैसे चैटिंग है, शॉपिंग है, एडवाइजरी है, इस तरह की। आजकल व्हाट्सएप में, वैसे आपने ट्राई नहीं किया होगा अभी तक, लेकिन व्हाट्सएप में भी ऐसा एक नया वर्जन आ गया है जिसमें इस तरह की संभावना रहती है। आपने अगर मोबाइल बंद भी कर रखा है तो भी कोई आपका मित्र आपको मैसेज करता है तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाता है, उसको चैटिंग बोर्ड कहेंगे अपन। इसी तरह शॉपिंग बोर्ड भी, जैसे आपने पहले फिक्स कर दिया कि इस तरह का इतने प्राइस से कम का कोई ऑफर आए तो आपको वो जो आपका बोट है वो बता देगा, तो वो शॉपिंग बोट है। इसी तरह आपको कोई सलाह चाहिए खास, तो वो आपको सलाह दे सकता है उसके बारे में, तो उस बोट को आप एडवाइजरी बोट कहेंगे। कुल मिला के रोबोट शब्द आपने सुना है, फिजिकली होते हैं, सामने हम देखते हैं, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से रोबोट का काम करता है कंप्यूटर में, तो वो बोट है। अब इतनी बातें समझ में आ गई होगी जरूर। अगला है आपके सामने शब्द CDMA, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब सबसे मेन तो इस यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वो यही रहेगी कि इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो C का मतलब कोड है, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीपल, और A का मतलब एक्सेस। एक ही बात हो गई है। इस प्रकार के नेटवर्क पर जो फोन काम करते हैं उन मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं पड़ता। अब मैं बताऊं इसका उदाहरण, आप ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे जियो के मोबाइल शुरू शुरू में आए थे उस समय, जो लोकल गांव में देख लीजिए, गांव में ज्यादा उदाहरण ये सही बेट मतलब सही से समझ पाएंगे अपन। लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ज्यादा नहीं थे, फिर भी जियो ने लोगों तक मतलब अपनी पहुंच बनाने के लिए कुछ मोबाइल दिए थे। ऐसे 100 रुपए का ऐसे कुछ मोबाइल आया था एक, जिसमें कि अपने बटन वगैरह होते हैं, वो उसमें व्हाट्सएप भी चलता है छोटे से फोन में। ऐसे जो मोबाइल होते हैं जिनमें सिम कार्ड का नहीं, वो सीधा नाम ही उसका हो कि वो जियो का फोन है बस, जियो के अलावा आप एयरटेल की, आइडिया की, वोडाफोन की ये सिम नहीं चला सकते, उनको कहा जाता है CDM, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ठीक बात है, ये ध्यान रख लेना। मोबाइल नेटवर्क कंपनी, केवल उसी मोबाइल नेटवर्क कंपनी का उसमें सिम कार्ड रहता भी है, तो जिसकी की वो आपने मतलब जिसका मोबाइल आपने खरीद रखा है, तो उसको आप CDMA का कहते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक्सेस का मतलब चलना। फिर आगे शब्द है क्रोम। तो इसका उपयोग तो आपने जरूर 100% कभी न कभी किया ही होगा। अब है क्या जो देख लेते हैं। आधुनिक वेब के लिए बनाया गया एक तेज, सुरक्षित और निःशुल्क वेब ब्राउजर। तो कभी बाई चांस प्रश्न आ जाए कि क्रोम क्या है, तो वेब ब्राउजर है। ब्राउजर का मतलब या आप जहां से जाके सर्च करते हैं, ढूंढते हैं वो, और इसका बनाने वाला जो है वो है गूगल। कुल मिला के गूगल का एक रूप हो गया जिसको सुरक्षित और तेज कह सकते हैं। 2 सितंबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगला है कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक कभी आपने अगर लैपटॉप वगैरह यूज किया है तो इसमें अभी मैं तो जैसे देख पा रहा हूँ एक की होती है ये कैप्स लॉक। और होता क्या है इसमें, मोबाइल हो या कंप्यूटर का कीबोर्ड, कैप्स लॉक फंक्शन है जो कीबोर्ड में दिया गया है, और इसे एक्टिव करने पर कीबोर्ड से टाइप किए जाने वाले सभी शब्द
कैपिटलाइज होते हैं, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में टाइप होते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी सुविधा के हिसाब से है। मोबाइल में भी एक साइड में फंक्शन रहता है जिसको थोड़ी देर अगर प्रेस करके रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसमें वो जो है कैपिटल स्मॉल वाला सिस्टम चेंज हो जाता है, और जब आप कैपिटल वाला कर लेते हैं तो बाद में जो टाइप करते हैं वो सारा का सारा ऑटोमेटिक कैपिटल ही टाइप होता है। यही चीज लैपटॉप और मोबाइल में भी है, तो उसको कैप्स लॉक कहते हैं आप कुल मिलाकर। और कैप्चा जरूर ही, कभी कोई फॉर्म वगैरह भरा हो ऑनलाइन कहीं, जैसे पासवर्ड वगैरह चाहिए, वहां पर ही नीचे की साइड में कुछ संख्याएं लिखी हुई रहती हैं, ऐसे 1 2 3 लिखा, जैसे थोड़ा डिजाइन वगैरह बनी हुई है, उसी के ऊपर एक बॉक्स रहता है, फिर अपने को यहाँ से देख कर इसको यहाँ टाइप करना रहता है। और इसके बारे में जो सबसे खास बात वो है कि इसको कंप्यूटर या बोट ऑटोमेटिक टाइप नहीं कर सकता, इसके लिए इंसान ही चाहिए। तो ऐसी बातें हैं, याद रख लेना। कैप्चा एक प्रकार का चैलेंज टेस्ट होता है, और इसकी फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो फुल फॉर्म तो याद मुश्किल लग रहा है मुझे, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में जो सबसे खास बात है वो है कि केवल उसे इंसान ही सुलझा सकता है। अभी तक कंप्यूटर भी इस तकनीक के नहीं बने कि जो कैप्चा को सुलझा सके या ऑटोमेटिक इस पर कोई एक्शन ली जा सके। तो क्या है, फुल फॉर्म को एक बार वापस देख लेते हैं। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ओके भाई, आगे है सीजीआई, कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो एक तो फुल फॉर्म आपको पक्का याद रखना है, सी का मतलब कंप्यूटर और जी का मतलब ग्राफिक्स है, आई का मतलब इमेज। और इसका यूज आप मतलब अधिकतर यही देखते हैं, बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी होगी आपने, तो मूवीज कैसे बनती हैं, क्या है, पूरी कहानी सबको क्लियर पता है। जो शूटिंग होती है वो वास्तव में जो दिख रहा है वहां नहीं होती है, वो तैयार किए जाते हैं ऐसे ग्राफिक्स, तो उस तकनीक को कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज। वजह सीधी सी है, सीजीआई के प्रयोग से किसी भी प्रकार का सेट तैयार किया जा सकता है। यहाँ सेट का मतलब ऐसे समझेंगे स्टेज, जो देखने में बिल्कुल असली जैसा होता है। बहुत सी बार देखा होगा समुद्र की लहरें हैं या कोई भयंकर एक युद्ध का मैदान का सीन आता है और उसमें मारकाट हो रही है, तो रियलिटी में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे सीन तैयार कर लिए जाते हैं। तो किससे तैयार कर सकते हैं, वो सीजीआई से। कभी आपने अपने मित्रों के स्टेटस वगैरह कुछ देखे होंगे, इसमें भाई वो आपके सामने आ रहा है, फूल बरस रहे हैं, कुछ गाने चल रहे हैं, तो ये सब सीजीआई का कमाल है। बहुत सारे ऐप आने लग गए सीजीआई के वजह से। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यही चीज है अपनी जो टेलीग्राम में यूज होती है, बात करते हैं उसके बाद उसका वापस से एक बार थोड़ा विज्ञापन कर लेंगे अपन। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के डाटा, जैसे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फोटोज हैं, म्यूजिक है, म्यूजिक फाइल्स और वीडियो वगैरह है, ये कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट पर सेव करके रख सकते हैं। जैसे बादल कहीं से पानी लेते हैं और कहीं पर बरसा देते हैं, उसी आधार पर इसको क्लाउड कंप्यूटिंग नाम दे दिया गया। यह भी नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। होता क्या है, जैसे शायद गूगल भी 15 GB ऐसा कुछ मतलब आपको प्रोवाइड करवाता है, जब आप इस पर गूगल ड्राइव वगैरह ऐसे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, फाइल सेव करने के सिस्टम, तो आपके अपने 15 GB तक के डाटा को आप उस पर सेव कर लेते हैं। अब होता क्या है, आपका जैसे मोबाइल कहीं खो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जैसे आपका जीमेल है, कहीं से आप लॉगिन करेंगे, आप तुरंत वो जो 15 GB डाटा आपने ऐसे ही छोड़ रखा था न जाने कहाँ, वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर वापस से डाउनलोड हो जाएगा। उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अपना टेलीग्राम। टेलीग्राम यही होता है, कोई भी फाइल है आप उसमें डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक टेलीग्राम पर सेव रहेगी। और कोई भी चीज आपको सेव रखनी है तो भी आप टेलीग्राम पर जैसे किसी मित्र ने कोई आपको ऐसी फाइल भेजी है जो बहुत ज्यादा MB की है, बहुत ज्यादा वो स्टोरेज खाती है, आपका मोबाइल में कम स्टोरेज है, फिर भी वो सेव रहेगी, जब आपको आवश्यकता है वहां से देख सकते हैं। मोबाइल के स्टोरेज का यूज वो नहीं करती है, तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग अपन कहते हैं। सीमोस, तो इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नाम की चिप में बायोस की सेटिंग्स स्टोर रहती है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमने देखा था, उसकी जो सेटिंग्स है, इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि कंप्यूटर को शुरू करने की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कहाँ रहेगी, तो मदरबोर्ड जहां पर की CPU वगैरह लगे हुए रहते हैं मेन, तो वहां पर रहता है CMOS। और CMOS है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, IC बोलते हैं अपन उसको बोलने में, लेकिन अगर शब्द अगर आपको याद रह जाए, वैसे नॉर्मली तो C का मतलब कंप्यूटर होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का ध्यान रख लेना। M का मेटल है, फिर O का ऑक्साइड है और S का सेमीकंडक्टर है।
सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। फिर अगला शब्द है कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब जैसे कोई बदल के चेंज करके कुछ काम करता है उसको कंपाइलर कहते हैं अपन। नॉर्मल कभी शब्द सुना होगा आपने। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जैसे C++ या जावा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। कुल मिला के उसको कंप्लाई कर देता है, इसीलिए उसका नाम कंपाइलर है। शब्द इतना मतलब बोलने में लग रहा है कि टफ है, बाकी इसकी मतलब परिभाषा को ये क्या है इसको याद रखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि जैसे एक वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, वो भी क्या करता है, जैसे डिजिटल है उसको एनालॉग में बदलता है, फिर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ऐसे कैसे यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जैसे C++ क्या है ऐसे पूछ ले, या जावा क्या है, तो ये भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की भाषा। और किसी दूसरी भाषा में अगर इसको बदला जाता है तो बदलने का माध्यम है कंपाइलर कहलाता है। बस इतना का आपको ध्यान रखना है। या यहाँ से इस पॉइंट से आप ये भी याद रखेंगे कि C++ क्या है, C+ क्या है, जावा क्या है, तो ये भाषाएं हैं। फिर कंप्यूटर, अब वैसे कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं अपन और इतनी देर बाद आया है, फिर भी देख लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए इसे गणक या संगणक कहते हैं। आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, गणना करने के लिए मूल रूप से इसका आविष्कार किया गया था। ओके, आगे देखते हैं क्या है साइबर क्राइम। तो आजकल चूंकि जैसे जैसे अच्छी चीजें बढ़ेगी तो खराब चीजें भी उन्हीं की तुलना में मतलब कंपटीशन में रहेगी। तो साइबर क्राइम जो आमने सामने से कोई इस तरह की घटना होती है तो उस क्राइम तो आप जानते ही हैं। अब साइबर क्राइम का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का कोई इस तरह का अपराध किया जाता है तो उसको अपन बोलचाल की भाषा में साइबर क्राइम कहते हैं। साधारण भाषा में या हैकिंग भी कहते हैं। हैकिंग शब्द जरूर सुना होगा आपने, जैसे कोई भी आपका बैंक अकाउंट है, कोई और व्यक्ति उसके पासवर्ड वगैरह पता करके बैंक अकाउंट के पैसे निकाल के किसी और अकाउंट में डाल दे तो एक तरीके से आपका अकाउंट उसने हैक कर लिया। या बहुत सी बार आपने ऐसे अखबार वगैरह में सुना होगा, बड़े नेता हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई खास व्यक्ति है, तो उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड किसी ने चुरा के वहां से कोई अलग कोई पोस्ट डाल दी, तो इस तरह की चीजें हैं वो हैकिंग कहलाती हैं या साइबर क्राइम उसको कहते हैं। क्राइम का मतलब अपराध है। इससे साइबर अपराधी आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश कर आपकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसी बातें हैं, उसको साइबर क्राइम कहेंगे। शब्द से समझना, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग पर लोड नहीं लेना पड़ेगा। क्राइम का मतलब अपराध। अब साइबर शब्द जुड़ गया एक तरीके से ऑनलाइन। अगला है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक तरीके की, जैसे जितनी मेमोरी है, रेम रोम है या हार्ड डिस्क है, ऐसे कैसे ये भी एक मेमोरी है। और ये थोड़ी कैश मेमोरी जैसे चाहे फोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेजी से करती है। बस इसकी जो खासियत बात है वो यही है, फास्ट मेमोरी है, सुपर फास्ट स्पीड से काम करने वाली मेमोरी है। तो ऐसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से सबसे तेजी से काम करने वाली मेमोरी कौन सी है, उसमें आपको कैश मेमोरी सही करना है। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर की चिप मेमोरी से बहुत ज्यादा तेज होती है, इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। ये लगी हुई कहाँ रहती है, तो ये भी मदरबोर्ड पे वहाँ सीपीयू के पास ही रहती है। फिर अगला है डाटा। तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, सूचनाओं का संग्रह है और दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक हो सकते हैं या न्यूमरिक हो सकते हैं, या चिन्हात्मक और संख्यात्मक डाटा। फिर डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर द्वारा स्टोर डाटा को से सूचना प्राप्त करने के लिए बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गिनना, भाग देना। इन क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एक तरीके से जैसे आपको मतलब कोई बड़ी संख्या है, भाग देना उसमें, तो अब जैसे आपने संख्या टाइप की कैलकुलेटर, या कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर का ऑप्शन रहता है, और उसके बाद जब आप बटन दबाते हैं फटाफट वैसे आ जाता है रिजल्ट, लेकिन जो आपने टाइप की और बटन आपने दबाया उस समय जो प्रोसेस हुई थी वो डाटा प्रोसेसिंग है एक तरीके से। फिर डाटा ट्रांसफर रेट, डीटीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, ऐसे परीक्षा में फुल फॉर्म लिखिए डाटा ट्रांसफर रेट। तो मतलब यही है, एक निश्चित मात्रा में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने में लगने वाला समय डाटा ट्रांसफर रेट कहलाता है। समझ गए होंगे निश्चित रूप से। कभी आपने देखा होगा इस तरह एमबी, जीबी या केबी कुछ इधर संख्या में लिखा हुआ है और फिर इधर स्लेश और एस लिखा हुआ आता है,
तो कंप्यूटर मतलब मोबाइल में भी कभी देखा होगा आपने, जैसे कोई डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वो स्पीड बताता है ऊपर, तो वही डाटा ट्रांसफर रेट है। आगे है डाटाबेस, निश्चित प्रारूप पर स्टोर करना जिसमें एक या उससे अधिक टेबल शामिल हो सकती हैं, उसको डाटाबेस कहते हैं अपन। अब डाटाबेस को सिंपल शब्दों में समझिए। जैसे आपकी क्लास में 100 विद्यार्थी हैं टोटल, और 100 विद्यार्थियों ने लगभग आपके 10 टेस्ट आयोजित किए थे, जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्कूल में जहाँ पर भी। तो आप 100 विद्यार्थियों के इस तरह के अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, हर विद्यार्थी का इधर से नाम लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट सेकंड नंबर का थर्ड नंबर का स्टूडेंट है, और उसके सभी 10 टेस्ट का जो रिकॉर्ड इस तरह 1 से लेकर 10 तक और सेव है फर्स्ट टेस्ट में किसके कितने नंबर आए। तो एक तरीके से ये ओवरऑल आपका कहलाएगा डाटाबेस। इसके आधार पर आप किसी भी स्टूडेंट का एनालिसिस निकाल सकते हैं, जैसे कि भाई ज्यादा नंबर आए हैं किसी के, बार बार देखेंगे आप 10 टेस्ट में ज्यादा आए तो आप कह सकते हैं कि ये होशियार है, या किसी के बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आप अनुमान लगाने के लिए डाटाबेस यूज भी होता है, और एक निश्चित प्रारूप में सेव होता है। प्रारूप मैंने जैसे यहाँ बनाने का प्रयास किया, इतना आपको लोड लेना नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन इस तरह की कोई चीज है। और है क्या, एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, कुल मिला के ये डाटाबेस है जहां पर आप एक निश्चित प्रारूप में आपके जो आंकड़े हैं उनको संग्रहित रखते हैं। अगला है डीबगिंग। तो इसमें वैसे मूल शब्द है वो बग शब्द है, उसके साथ ही ये आगे वाला शब्द और पीछे मतलब उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं। क्या बातें हैं जो भी देख लीजिए। जब एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर में बग का पता लगाकर उसे हटाता या प्रोग्राम को सही करता है तो ये प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। अब इसको समझिए, जैसे मूल शब्द है वो तो बग शब्द है, उसके साथ आगे शब्द जुड़ गया डी, यानी कि इसका विलोम शब्द। तो कुल मिला के बग है उसको हटाना, या जो प्रोग्राम है उसको सही करना, या हटाने के लिए जो प्रोग्राम तैयार करना है उसको डीबगिंग कहते हैं। और बग का मतलब ये समझिए आप, एक तरीके से जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट शब्द कभी आपने अपने मोबाइल में जो मतलब वॉलपेपर वगैरह ऐसे लगाने की समय डेट वगैरह कुछ ऐसे सेव करने की जो सेटिंग्स होती है उसमें कॉल्स में इसमें भी कुछ जगह ये डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है। तो उसका मतलब क्या है, देखिए कंप्यूटर की भाषा में डिफॉल्ट का मतलब है किसी भी सॉफ्टवेयर को उस सेटिंग्स पर ले जाना जिस पर प्रोग्रामर ने उसे बनाया था। यह एक प्रकार की प्रीसेट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट जैसे आप करेंगे तो पहले से उसमें ऑटोमेटिक मतलब जब उस मोबाइल का या कि कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उसमें सॉफ्टवेयर सेव किए गए थे, उस समय जो प्रोग्रामर है उसने जो विचार किया है वही सेम चीज आपके सामने वहां आ जाएगी। अब डिलीट, इसके बारे में भी अगर मैं समझाऊं तो फिर तो क्या ही आपको पता है। डिलीट का मतलब हटा देना, इसको तो आप पढ़ लेना, वैसे स्क्रीन पे है आपके सामने पॉज करके अगर पढ़ना है तो। नहीं तो बात यह है कुल मिला के कोई भी फाइल है, टेक्स्ट है, फोल्डर है, सॉफ्टवेयर है, उसको हटाना, मिटाना या मोबाइल से या कंप्यूटर से बाहर निकालना डिलीट कहलाता है। और ऐसे ही शब्द हैं डीएनएस, डोमेन नेम प्रणाली, है ना, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब हो गया डोमेन नेम और सिस्टम, या डोमेन नाम प्रणाली। तो है क्या ये, तो आपकी साइट का मुख्य पता या वेब एड्रेस होता है, जैसे गूगल का डोमेन नेम www.google.com, इसमें .com है ये डोमेन है, और ये जो पूरा का पूरा है .com है ये डोमेन नेम है ना, और ये मतलब डोमेन है, और ये पूरा है वो डोमेन नेम है। अब केवल डोमेन और डोमेन नेम में क्या अंतर है, तो ये डोमेन जैसे .com है, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये कॉमर्स यानी कि पैसे के हिसाब से काम करती है। या डॉट, आपने कभी बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जिसमें .gov लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझिए ये सरकारी वेबसाइट है। या कुछ जगह .int देखा होगा आपने, या .net देखा होगा, तो नेटवर्क के बारे में है, ये इंटरनेशनल हो सकती हैं। या आजकल तो अब अनाप शनाप बन गए हैं ये, तो इस तरह वो उससे थोड़ा सा अपन पता लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। फिर डाउनलोड बात कर चुके हैं अपन, इंटरनेट या किसी माध्यम से कंप्यूटर में डाटा प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं अपन। तो इस आगे देखते हैं, और शब्द तो खूब सारे हैं अपने पास। आगे शब्द है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप भी समझ लीजिए, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है जिसमें फाइल फोल्डर प्रोग्राम के आइकन वगैरह नजर आते हैं, और स्टार्ट मेन्यू आपको नजर आता है, वॉलपेपर नजर आता है आपके कंप्यूटर का, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसे सिंपली आपने मोबाइल को, जैसे आपका मोबाइल लॉक है उसको अनलॉक किया, जो फर्स्ट सीन आपके सामने नजर आता है, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, बस उसमें कुछ आपने फोटो लगा रखा होगा अपना बढ़िया वाला,
शानदार सा। तो वो फोटो नजर आएगा आपको और कुछ उसमें जो आइकन नजर आएंगे, तो ये आइकन वगैरह फोटो है वो आपका डेस्कटॉप है। इसी तरह कंप्यूटर लैपटॉप पर भी जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उस पर मेनू वगैरह स्टार्ट बटन होता है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का मतलब वही है व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई, इसके साथ ई शब्द जुड़ गया तो इंटरनेट के जरिए जो व्यापार किया जाता है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सामान खरीदना हो चाहे बेचना हो। ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से कोई आप मैसेज करते हैं, चिट्ठी भेजते हैं तो उसको ईमेल कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म आपको पक्का याद रखना है, ये काफी सारी परीक्षाओं में आ चुका है। इसकी खास बात क्या है जो देखिए, ईमेल का प्रश्न आया था एक बार ऐसे किसी एग्जाम देखा था मैंने पेपर में, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। अब उसमें कभी आता है इलेक्ट्रिक मेल, कभी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, और जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उसमें, तो यहाँ इसका जो सही शब्द है वो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये आपको शब्द याद होना चाहिए, नहीं तो इससे हो सकता है कोई और शब्द है उसको वो ऑप्शन में दे दे रहा आपका गलत हो जाए, इस तरह की कोई संभावना नहीं बननी चाहिए। जैसे एक एस और लगा दे इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, अब इलेक्ट्रॉनिक मेल है या इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है उसमें परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसीलिए इसको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एस इसमें नहीं होता है। या इलेक्ट्रिक शब्द भी आ जाए जैसे, या नो RONIC है इसके बजाय सीधा RIC आ जाए इलेक्ट्रिक, तो वो भी गलत होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक को आप पक्का याद रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो जरूर ही उसको इस बात पर ध्यान देना है। अब अपना जो क्लास का समय है वो भी लगभग हो गया है। कल अपन इमोजी से आगे पढ़ेंगे, वैसे इमोजी आप जानते हैं खूब यूज भी करते हैं। ओके, धन्यवाद। बाकी और जितनी बातें हैं वैसे टेलीग्राम के लिए कह रहा था, वापस से आज मैं लिंक देने वाला हूँ, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, सूचनाएं मिलती रहेगी, तो उसको जरूरी आप टेलीग्राम में जो अपना ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना। ओके, धन्यवाद।